आज हम लोग इलास्टिसिटी का 6th लेक्चर कर रहे हैं। अच्छा, पता है जब इलास्टिसिटी का सीरीज शुरू हुआ था तो हम सोचे थे कि भाई एक आध दो लेक्चर, कितना ही लेक्चर बनेगा इस पे, लेकिन ऐसा संयोग बना कि इस पे छठे लेक्चर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, हालांकि छोटे छोटे कुछ लेक्चर एक दो छोटे छोटे और एक दो लेक्चर तो बहुत आसान क्वेश्चन के ऊपर बना है, लेकिन खैर बी दैट एज इट इज। तो L6 ऑफ इलास्टिसिटी में आज हम लोग HCV करेंगे। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि HCV में इलास्टिसिटी नामक कोई चैप्टर नहीं है। आपको एक चैप्टर दिखेगा सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर, मेरे पास जो बुक है सब में तो पेज नंबर सेम ही होता होगा, 277 277 देखिए 279 277 पेज 277 पर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मिलेगा। सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो देखिए आप चैप्टर का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। तो मैटर में तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग मैटर में जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है उसको इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, और लिक्विड और गैस जो है उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उनको फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड और गैस, और इनका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तीन टॉपिक है। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में तीन टॉपिक है। एक का नाम है स्टैटिक्स, जहां पे फ्लूइड रुका हुआ होगा। दूसरे का नाम है डायनेमिक्स, जहां पे फ्लूइड मूव करेगा। और तीसरे का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका यूज पड़ेगा, जो प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक यहां दिया हुआ है। इसके जस्ट पहले का चैप्टर मेरे ख्याल से फ्लूइड मैकेनिक्स ही है। चैप्टर 13 जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है जी। तो चैप्टर 14 में ये भी पार्ट इंक्लूडेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे ना, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक का नाम है सरफेस टेंशन और एक का नाम है विस्कोसिटी। तो जब हम लोग ये दो प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब आप इस वाले चैप्टर के बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम लोग पहले इलास्टिसिटी को लोकेट कर लेते हैं कि हम लोग के कौन कौन से क्वेश्चन इलास्टिसिटी के हैं। तो पहले पहुंचिए इंटेक्स्ट एग्जांपल में। इंटेक्स्ट एग्जांपल 14.1 जो है, इंटेक्स्ट एग्जांपल 14.1 जो है, पेज नंबर 279 279 पेज 279 पे इंटेक्स्ट एग्जांपल 14.1 जो है वो इलास्टिसिटी का है। क्वेश्चन लिखिए और जरा इसको सॉल्व करिए। अ लोड 4 kg हाँ इसको लिखिए, मन करे तो। अ लोड 4 kg is suspended from। आज हम लोग HCV के कुछ क्वेश्चन के हेल्प से, कुछ क्वेश्चन मैं अभी क्लास करा दूंगा, बाकी आप घर में कर लेंगे। आज हम लोग HCV के कुछ क्वेश्चन के हेल्प से, कुछ बेसिक क्वेश्चन के हेल्प से सारा इलास्टिसिटी का थ्योरी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सारा थ्योरी जितना पढ़े आप पहले लेक्चर्स में वो सारा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो लिखिए लोड ऑफ 4 kg is suspended from ceiling through a steel wire। Suspended from ceiling through a steel wire, through a steel wire of radius 2 mm. Find the tensile stress. Find the tensile stress. टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें सिर्फ स्ट्रेस ही कहा है, मैं स्ट्रेन भी लिख देता हूं। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड
energy stored in the wire in equilibrium if its original length is 4 meter, और आपको g का वैल्यू यूज करना है 3.1 इंटू पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जो HCM में सवाल है ना उसमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया अलग से, स्ट्रेन और एनर्जी, और उसके लिए आपको दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, एक तो नेचुरल लेंथ का, ओरिजिनल लेंथ का 4, और दूसरा गामा का, यंग्स मॉडुलस का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा वायर है, स्टील वायर है, और स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस हम लोग याद रखते हैं। हाँ, इसका गामा होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहीं ना याद रखिएगा सीजीएस सिस्टम यूज होता है, और सीजीएस सिस्टम होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये रिलेशन होता है, मतलब अगर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना तो 10⁻1 ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। बाकी आप इससे गामा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाना है तो 1⁻10 का क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। और ये स्टैंडर्ड डेटा, ये आगे से आपको याद रखना है, ठीक। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि 2-3 बातें मैं एक साथ बता सकूं। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आगे बताते चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बनाते हैं। ट्राई कीजिए सब लोग, और सब लोग से बनना चाहिए सवाल। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लोड ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। सस्पेंडेड वर्ड का मतलब होता है टांगना, सीलिंग से कोई चीज को टांगते हैं वर्टिकली, तो इसके लिए वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, देखिए थ्रू अ स्टील वायर, तो इस तरह से सस्पेंड कर दिए। एक इस तरह से क्या होगा, स्टील का वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लोड लगा दिए, लोड का मतलब समझिएगा एक वेट लगा दिए हैं, कितना केजी का, 4 kg का, जिस पर वेट नीचे mg कितना लगेगा, 40 न्यूटन, जब 4g लिख देते हैं कितना लगेगा। और यही इस वायर पे अप्लाइड फोर्स होगा। जब किसी वायर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वायर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। क्या लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है। और रीस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, F/A। ध्यान रहे ये F न्यूमेरिकली अप्लाइड फोर्स के बराबर है, लेकिन थ्योरेटिकली ये फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, और इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। यही इलास्टिसिटी का पहला टर्म है। स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस निकालिए इसमें, भाई कितना फोर्स लग रहा है, 4 × g, और एरिया कितना होगा, पाई × r², रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है, 2 mm है। mm को पहले मीटर में लिख लीजिए, 2 × 10⁻³ मीटर, तो पाई r², 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁻6, और यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। g का वैल्यू दिया हुआ है 3.1 × पाई, तो 3.1 × पाई लिखेंगे तो पाई पाई कट ही जाएगा, बोलो तो क्या बचेगा, 3.1 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, तो स्ट्रेस का यूनिट पास्कल में भी लिखा रहता है। दूसरा, ये जो फोर्स लगाए तो इसका लेंथ कुछ चेंज होगा, इसका लेंथ कुछ चेंज होगा। जितना लेंथ चेंज होगा उसको हम लोग डेल्टा L से लिखते हैं, और उसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ। क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ। कितना लेंथ चेंज होगा वो लिखा हुआ है, कितना लेंथ चेंज होगा नहीं लिखा हुआ है, चलिए रहने दीजिए। इसका जो लेंथ चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा L, ठीक है। तो दूसरा टर्म होता है स्ट्रेन। दूसरा टर्म क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पे हम लोग वह केस कर रहे हैं जहां पे डायमेंशन में सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है, हालांकि लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, तो यहां एरिया घट रहा होगा, लेकिन वो जो एरिया का घटना है वो क्या है,
नेग्लिजिबल है, वो इनकंसिडरेबल है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। लेंथ में चेंज ज्यादा हो रहा है, एरिया चेंज क्या है, नेग्लिजिबल है, वो उसको भूल जाइए। तो चेंज इन डायमेंशन क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल नॉट, इसको स्ट्रेन कहते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। और एक हमारे पास लॉ है जिसका नाम क्या है, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ कहता है कि विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है, इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। सो विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 3 तरह का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की बात तब करते हैं जब वायर की बात हो, इसमें लेंथ चेंज हो। जब भी लेंथ चेंज की बात होगी तो आप यंग्स मॉडुलस का चर्चा करेंगे। जब वॉल्यूम चेंज का बात होगा तब बल्क मॉडुलस का चर्चा करेंगे। और जब शियर मॉडुलस का चर्चा तब करते हैं जब कोई एक केस हम लोग को पढ़ना था, एक ब्लॉक है वो नीचे फिक्स्ड है और उसको ऊपर से फोर्स लगा के थोड़ा सा उसको टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में शियर मॉडुलस की चर्चा करते हैं। बहुत रेयर केस में मिलता है हम लोग को, ज्यादातर मैक्सिमम केस में यही मिलेगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां लगाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यहां लेंथ चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, गामा टाइम्स स्ट्रेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेन कितना होगा तो आप कह सकते हैं स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस बाय गामा। और स्ट्रेस तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 3.1 into 10 to the power 6, और गामा हम लोग को पता है दिया हुआ है कितना 2 into 10 to the power 11। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ये यूनिटलेस होगा। 2 से काटेंगे तो ये 3.1 कितना बार में कटेगा, 1.55, और 10 to the power 11 नीचे है ये, तो 10 to the power -5 हो जाएगा। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा 1.55 into 10 to the power -5, ये स्ट्रेन हो जाएगा। ये जो वायर है ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, दिक्कत है कुछ। ये जो वायर है जब इसको खींचते हैं तो ये वायर एक स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है। इलास्टिक वायर जो होता है किसके जैसा बिहेव करता है, इलास्टिक वायर बिहेव्स एज स्प्रिंग। इलास्टिक वायर बिहेव्स एज स्प्रिंग, ठीक है। तो इसमें एक बात समझिए जरा ध्यान से, वो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये इलास्टिक वायर स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है तो ये जो स्ट्रेस है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया गामा, और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल नॉट। तो F होगा, एरिया को इधर भेज दीजिए, A गामा बाय एल नॉट इंटू डेल्टा एल। तो फोर्स होता है kx, स्प्रिंग फोर्स अगर आप याद करो तो क्या होता है kx। x होता है जितना लेंथ चेंज हुआ है, तो x का की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एल, और k की जगह क्या लिखा हुआ है, A गामा बाय एल नॉट। इस A गामा बाय एल नॉट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपको याद हो, पहली बार जब स्प्रिंग पढ़े थे तो वहां भी लिखे थे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, A गामा बाय एल नॉट, और वहां कहे थे आज याद कर लो, कभी ना कभी जरूर बताएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे क्यों होता है। आज वो दिन आ गया, देख लीजिए, प्रूफ कर लिए। अब क्योंकि ये स्प्रिंग जैसा है तो स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी क्या स्टोर हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा, कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इसलिए आप याद कीजिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। और इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें जो मैंने लिख के दिखाया था, तो ये आता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय गामा, बोलो, इंटू वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए अगर हम स्ट्रेन नहीं निकाले होते और हमको डायरेक्ट अगले स्टेप में एनर्जी निकालना होता तो हम यहीं से निकाल सकते थे, स्ट्रेस का स्क्वायर करते, नीचे गामा से डिवाइड करके इंटू वॉल्यूम कर देते। चीज समझ पा रहे हैं आप? तो यू लिखिए, हाफ इंटू स्ट्रेस 2 बार है ना, तो स्ट्रेस का स्क्वायर कर दीजिए। कहां गया स्ट्रेस, ये रहा, इसका स्क्वायर। तो 3.1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10 होता है, इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12 होगा। तो
तो कितना लिख दे टोटल 10 टू पावर 13 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। पाई इनटू आर स्क्वायर, तो हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये हो गया एरिया इंटू लेंथ कितना है 4, कहां लिखा हुआ है ये लिखा है 4 बाय गामा। गामा कितना यंग्स मॉडुलस, ये 2 नीचे 2 इंटू 10 टू पावर 11। काट पीट करेंगे आंसर नहीं आ जाएगा। आप लोगों को काट पीट करेंगे आता ही होगा, एक्सपर्ट होंगे उसमें। 2 2 जब 4 निपट गया, 10 टू पावर 11 से 10 टू पावर 2 बार में है ना। 4 पाई तो पाई ले लीजिए भाई 3.1 इंटू 4 करेंगे तो 12.4 गुना 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 4 इतना जूल। एक जीरो इसको दे देंगे तो 1.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल, तो उसको मिली जूल भी कह सकते हैं। मिली का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 3, तो 1.24 मिली जूल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बातें याद हो रही है? रिकॉल हो पा रहे हैं आप लोग? कर पा रहे हैं? सारा बात आपको लग रहा है कि सारा बात बताते चल रहे हैं सर? पक्का? चलिए इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग करेंगे। चलिए, तो आई होप ये सवाल समझ गए। अब इसी पे बेस्ड जो दूसरा सवाल है 14.2, ये आप लोग का होमवर्क है, तो 14.2 आप होमवर्क में रखिए और 14.3 भी आप होमवर्क में रखिए। तो आपके लिए होमवर्क में क्या रहा? पेज पलटते जाओ यार, आप ढूंढ ढूंढ के बताएं हम क्या। 14.2 और 14.3 ये आपका क्या हो गया? इंटेक्स एग्जाम्पल। पेज में लिख के दिखा, अच्छा दिखा 14.2 जो है वो 281 नंबर पेज पर है। हाँ 281 पर है। और 14.3 जो है वो 283 पे है। उसके नीचे ना एक एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है। उसी पे 283 पेज नंबर पे लेबोरेटरी मेथड है। हालांकि आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि लेबोरेटरी मेथड एक बार पढ़ लेना चाहिए ऑफ गामा डिटर्मिनेशन। हालांकि पढ़ेंगे तो मुझे कम उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को समझ में आया तो बल्ले बल्ले, मेरे से मत पूछना, हम नहीं बताएंगे। लेकिन इस पे बेस इसी के जैसा एक सवाल जेईई एडवांस 2018 में आया था, जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। आपके पैकेज में पेज नंबर 53 पर जहां पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वहां पे ये सवाल इंटीजर टाइप में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये सवाल मैं करा सकता हूं क्लास में अगर आपसे नहीं बनेगा तो, ठीक है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे, वो लेबोरेटरी मेथड नहीं भी पढ़ोगे तो भी इससे बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। लेकिन अगर पढ़ लोगे तब बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक। तो ये वाला होमवर्क टिक कर लीजिए आपका पैकेज का। पैकेज का पेज 53 पे, और जिनके पास पैकेज नहीं हो तो वो उठा लें क्वेश्चन कहां से, जेईई एडवांस के साइट पे चले जाइए या किसी भी कोचिंग के साइट पे, अपने ही साइट पे चले जाना, और जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसी है, अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm एंड यंग्स मॉडुलस, और उसमें कुछ आपको वर्नियर कैलिपर भी दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? वर्नियर कैलिपर भी। तो इस क्वेश्चन को इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जो पुराना पाप करते आए हैं, वर्नियर कैलिपर तो अब तक भूल चुके होंगे, तो आज पढ़े थे, बाबा रे बाबा, जमाना हो गया। वो तो 2-3 जनरेशन हमारे पोते अब याद करेंगे। हम लोग तो यही सोच के रखते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाना है ताकि इसी बहाने वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट क्या हो जाए आपको याद है भाई, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं
14.3 के बाद आगे चलेंगे तो आपको फ्लूइड मिलेगा, इनको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप पहुंचिए वर्कड आउट एग्जांपल्स पर। इसके बाद वर्कड आउट एग्जांपल, वर्कड आउट एग्जांपल, वर्कड आउट एग्जांपल पर 10 सवाल है, पहले 10 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। और ट्रस्ट में ये बहुत आसान है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनना चाहिए, सब सवाल आपसे बन जाना चाहिए। सब में वही पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर, सही से आप बनाएंगे तो सारे बनेंगे। कृपया इनके डाउट पूछने मेरे से ना आए, बन जाएगा, सब बन जाएगा अगर आप ईमानदारी से बना रहे तो। अब बेईमानी से बनाओगे या नहीं बनाओगे तभी नहीं बनेगा। कुछ बच्चे होते हैं पूछे कि बनाया था रे सर, बन भी नहीं किया, पहले क्वेश्चन नहीं बना, काहे नहीं बना भाई? तो कॉपी खोल कभी देखवे नहीं, उसको याद ही नहीं था तभी नहीं बना। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए कि फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, बताइए उसमें कितना एक्सटेंशन होगा, और सारा डेटा दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ, अभी लिखे थे F/A = गामा × डेल्टा L/u। अब सब वैल्यू पुट, काहे नहीं डेल्टा L निकाल सकते? अब नहीं निकाल सकते मतलब मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हो कि उस तुम्हारे बदले कैलकुलेशन हम कर दें, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है इसमें, तो बहुत लोग चाहते हैं कि इतना कैलकुलेशन, छी 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 छी। हम लोग का स्टैंडर्ड अब ये रहा कि मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़े चड्डी पहनने वाले छोटे बच्चे हैं का, जो गाना गाता था जंगल जंगल फूल खिलाए, मोगली तो नहीं है अब तो हम जवान हो गए। तो ऐसा कृपया ना सोचें, ये 10 सवाल बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आप पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 पर। किस पर पहुंचेंगे? और इसमें भी 10 सवाल। बात नहीं, आप लोग बीच में बात करेंगे तो उससे वीडियो क्वालिटी का बैकग्राउंड म्यूजिक खराब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। ऑब्जेक्टिव 1 में 10 सवाल है, ये 10 सवाल आपको बनाने हैं। इसमें जहां तक मैं समझ पाता हूं कि 2-3 सवाल आपसे नहीं बने, 2-3 सवाल डाउट होना चाहिए, तो उन 2-3 सवाल को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। छोड़ते नहीं बताएं, अगर पहले अपने से बनाएंगे फिर डाउट बताएंगे, चलो ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 10 के डाउट, उसमें जो 1-2 नहीं बनेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं वो बता देता हूं कि कौन सा वाला बताऊंगा। वो भी नहीं बताया, ठीक है। लेकिन जब तुम डाउट पूछोगे तब अगर वो उसमें से नहीं हुआ तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 का सिर्फ पहला सवाल, ऑब्जेक्टिव 2 का सिर्फ पहला सवाल, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज का 1 से 15 तक। और अगर ईमानदारी से 2-3 घंटे बैठ गए इलास्टिसिटी करने तो खत्म हो जाएगा। अब इस 15 में मुझे जो आप कहिए कि सर आपको जो अच्छा लगता है वो कम से कम करा दीजिए, तो इस 15 में 2 सवाल मेरे सबसे फेवरेट हैं, और वो 2 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 सवाल हैं और आज के क्लास का मेन मोटो यही 2 सवाल है। ये तो एक बहाना है HCV कराना, मेन मोटो आज के क्लास का है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करवा देना, और ये दोनों क्वेश्चन जे एडवांस के हैं। तो मैं अभी पहले नहीं कराऊंगा, पहले आप लोग ईमानदारी से ट्राई कीजिए। मैं आपको 15 मिनट का समय भी दूंगा, आप 15 मिनट एकदम दम लगा लो क्वेश्चन नंबर 10 पे, जोर लगा लो पूरा, और फिर जब हिम्मत हारा ना तब कहना कि सर बता दीजिए, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले 1-2 पॉइंट मुझे और बताना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने आपको ये भी कहा है आज कि मैं कोशिश करूंगा कि सारे फॉर्मूले जितने हैं वो रिकॉल हो जाए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा कहता है, फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड to change volume of water, to change volume of water by, to change volume of water by
0.01%, 0.01%, और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इलास्टिसिटी की एक और मजेदार बात बताऊं, कुछ लोग हमसे डाउट पूछने आते हैं, तो नालायक बच्चे होते हैं, वो बस बताता हूं। सर पता हमको समझे में नहीं आता कब यंग्स मॉडुलस लगाएं, कब बल्क मॉडुलस लगाएं, कब शियर मॉडुलस लगाएं। अरे मूर्खानंद, इस क्वेश्चन में क्या लगाओगे? तुमको क्यों वॉल्यूम छोड़ो ना, क्या दिया हुआ है? क्यों यंग्स मॉडुलस का सपना देखते हो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर बल्क मॉडुलस दिया हो तो सीधा सीधा तो बल्क ही मॉडुलस दिया जाएगा ना, मतलब उसी का यूज करना होगा ना, बस इतने क्वेश्चन उल्लू ना बना रहा हो, ये मानते हुए क्वेश्चन उल्लू ना बना रहा हो, तो बाकी चीज वही होगा। और आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट कहां पढ़े थे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब डेल्टा पी पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू चेंज वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 0.01%, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? बल्क मॉडुलस का। एक बात यहां समझिए खाली, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 0.01% से, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 0.01% से, इसका क्या मतलब, इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? तो कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज दिया हो तो उसको लिखने का तरीका होता है उसका चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, और वो कितना लिखेंगे? 0.01, तो डेल्टा V बाय V नॉट कितना लिखेंगे? 10⁻⁻⁴। और चेंज इन प्रेशर जानते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, ये दूसरा बल्क मॉडुलस में आ गए हम लोग, तो चेंज प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? B इंटू माइनस डेल्टा V बाय V नॉट लिखे थे। तो माइनस वाला बात तब करते हैं जब प्रेशराइज कर रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा हो, यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आप माइनस ले भी सकते हो और माइनस नहीं भी ले सकते हो, पूछा तो चेंज इन प्रेशर है ना, तो प्रेशर अगर निगेटिव में आ रहा है मतलब प्रेशर घटा होगा, प्रेशर अगर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब बढ़ा होगा, माइनस का उतना इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस नहीं है, तो डेल्टा पी हो, इसलिए माइनस छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन में माइनस को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो b कितना हो गया? 2.1 इंटू 10⁹, और डेल्टा v बाय v नॉट कितना हो गया? 10⁻⁴, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो मुझे 13 में ये बताना था, दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे थोड़ा सा बताना था कि अगर आपको याद हो, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था इसी केस में बल्क मॉडुलस में कि अगर कोई लिक्विड या सॉलिड इसको प्रेशराइज किया जाए तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से उसके डेंसिटी पे फर्क पड़ता है, और डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रो इज इक्वल्स टू फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला रो नॉट बाय 1 माइनस डेल्टा पी बाय पी। इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 ने सवाल पूछा आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ के सुना रहे हैं, और मैं खाली हिंट दे रहा हूं आपको, मतलब प्रोसेस बता दे रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एस्टिमेट द चेंज इन डेंसिटी। क्या पूछा है? डेंसिटी नहीं, डेंसिटी में होने वाला चेंज। एस्टिमेट द चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर इन ओशियन एट ए डेप्थ ऑफ 400 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस पे डेंसिटी दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो बल्क मॉडुलस देके आपको हिंट दे दिया कि बल्क मॉडुलस वाला नोट्स का पन्ना पलटिए और वहां ढूंढिए प्रेशर चेंज, डेंसिटी चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप उस पन्ने को पलट के वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा इस बात को और अच्छे से समझिएगा। ये ओशियन है, ओशियन के सरफेस पर प्रेशर कौन लगाता है? एटमॉस्फेयर। कितना? पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ओशियन के सरफेस का डेंसिटी दिया हुआ है जिसको हम लोग इनिशियल डेंसिटी कहेंगे रो नॉट, और वो दिया हुआ है 1030 केजी पर मीटर क्यूब, 1030 केजी पर मीटर क्यूब। अब जैसे जैसे नीचे आता है ना लिक्विड में, तो डेंसिटी सॉरी प्रेशर बढ़ता है, अगर h हाइट नीचे चले जाएंगे तो यहां पर प्रेशर जो होगा वो आपको याद हो h रो जी से बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर पीए, यहां कितना हो जाएगा? तो बताइए चेंज इन प्रेशर कितना लिखोगे? h रो जी, और h क्या है? हाइट किसका? वाटर का, जो कि दिया हुआ है कितना? 400 मीटर। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400 मीटर। रो क्या है? डेंसिटी किसका?
अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो चेंज होगा, तो फिर यहां डेंसिटी क्या ले, तो इस कैलकुलेशन में ये मान लिया गया है कि थ्रू आउट डेंसिटी आप कैलकुलेशन के हिसाब से कांस्टेंट मान के चलिए। हालांकि ये नहीं मानना था, क्योंकि डेंसिटी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। सही तरीका सॉल्व करने क्या है मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। पता नहीं क्या सोच के एचसी वर्मा सर ये सवाल दिए हैं। खैर, ये एच हो गया, डेल्टा पी कितना होगा, एच रो जी, ये होगा चेंज इन डेंसिटी। तो डेंसिटी आप इसमें कौन सा लेंगे, 1030 वाला, ठीक है, यही वाला डेंसिटी यहां पुट कर देंगे, इतना चेंज लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहां पर डेंसिटी आपसे पूछा गया फाइनल डेंसिटी, तो खाली इस फॉर्मूले में रख देंगे, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट, पता है ना, 1030 बाय 1 माइनस डेल्टा पी का वैल्यू एच रो जी, और बी बल्क मॉडल्स दिया हुआ वाटर का, रख देंगे तो रो नहीं आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या कैच था कि ये वाला डेंसिटी कौन सा लेना है, पूरा, हाँ ऊपर वाला। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर हम एग्जैक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, कर नहीं पाओगे, लेकिन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हो। यहां पर जो लेना चाहिए था हम लोग को डेंसिटी, हालांकि डेंसिटी ऐसा होना चाहिए था कि इन दोनों के बीच का कोई डेंसिटी, क्योंकि सब जगह डेंसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बीच का कोई डेंसिटी लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि डेंसिटी चेंज बहुत कम होता है, डेंसिटी चेंज बहुत कम होता है, आप देखेंगे यहां पर भी जब डेंसिटी निकालोगे ना तो 1032 केजी पर मीटर क्यूब आएगा मेरे ख्याल से, 32 या 33, मतलब 3 ही केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो आप यहां पे कैलकुलेशन में 1030 लो, 31 लो, 32 लो, 33 लो, क्या ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि सही क्या होना चाहिए था, बीच का कोई डेटा लेना, बीच का कोई डेटा लेकर के पुट करके सॉल्व करना, ठीक, लेकिन वो कोई दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए हम लोग इनिशियल डेटा लेकर के पुट करके इसमें सॉल्व कर लेंगे। पक्का? 14 नंबर से ये फॉर्मूला याद हो गया, और इसमें क्या ध्यान देना था ये बात समझ गए। 14 नंबर इसलिए बच्चे पूछने आते सर बताइए कैसे लेंगे, क्या डेंसिटी लेंगे, तो क्या लेके बनाना था, इनिशियल वाला। और एक क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 15 एक्सरसाइज का हम यहाँ 15 लिख दिए थे क्या, 15 क्वेश्चन, अच्छा 15 बनाने बोले थे, कौन सा हमको कराना है, 10 और 11, ठीक है। उससे पहले 15 नंबर सवाल में एक बात कर ले चर्चा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस कर लिए, बल्क मॉडुलस कर लिए, तो एक शियर मॉडुलस बेचारा क्यों छूटे। तो शियर मॉडुलस में एक ही एग्जांपल हम लोग को पढ़ना था कि एक क्यूबिकल बॉक्स लीजिए और उसका बॉटम को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और ऊपर पे जब इसको फोर्स लगाएंगे तो ये वाला एरिया से डिवाइड करने पे, जो एरिया फोर्स के पैरेलल होता है, तब जब फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस, टाउ एफ बाई। शियर स्ट्रेस कब होता है, जब फोर्स को कौन से एरिया से डिवाइड करें, जो कि फोर्स के पैरेलल हो। तो ये वाला एरिया का जो प्लेन है वो फोर्स के पैरेलल है। नॉर्मल स्ट्रेस कब होता है, जब एरिया का क्रॉस सेक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो यहां शियर स्ट्रेस होगा, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा थीटा से, कितना से टिल्ट हो जाएगा, इस थीटा को शियर स्ट्रेन कहते हैं। और मैंने कहा था कि थीटा बहुत छोटा होता है, तो थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि होता है ये वाला लेंथ जितना आगे बढ़ा डेल्टा x, जितना लेंथ आगे बढ़ा उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा x, और ये हाइट h। तो यहाँ पे स्ट्रेन होता है थीटा, शियर स्ट्रेन कहते हैं, जो कि डेल्टा x बाय h के बराबर होता है, जितना tan थीटा उतना ही थीटा। और अगर इसके लिए हुक्स तो लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल्स टू जी थीटा। इस g को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बस इसका यही एक केस पढ़ना है। तो टाउ कितना हो गया, f बाय a, g थीटा का वैल्यू डेल्टा x बाय h। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि क्वेश्चन कहता है अ स्टील प्लेट, एक स्टील का प्लेट है जिसका फेस एरिया कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आप एरिया लेंगे, थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो h दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इंटू 10⁻⁻² कर देंगे तो मीटर में h दिया हुआ है। इज फिक्स्ड रिजिडली एट लोअर सरफेस, और ये फिक्स्ड रिजिडली एट लोअर सरफेस जैसे ही लिख दिया तो आपके दिमाग में तुरंत ये दौड़ना चाहिए, अच्छा ऐसा बात कहां पढ़े थे, तो कहां पढ़े थे, शियर मॉडुलस में। आगे पढ़ेंगे तो और आपको ये हिंट देगा, अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द अपर फोर्स, तो माइंड में यही वाला डायग्राम घूमना चाहिए। फाइंड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर सरफेस, ये जो अपर सरफेस है कितना शिफ्ट हो जाएगा लोअर सरफेस के रिस्पेक्ट में, मतलब ये डेल्टा x कितना होगा ये पूछा है। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी इसी को हम लोग शियर मॉडुलस कहते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं।
तो ये भी लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का बात है, तो उसी पन्ने को पलट के आप खोजते यही वाला फॉर्मूला, सब वैल्यू रखेंगे नहीं कैलकुलेट हो जाएगा, डेल्टा एक्स सब तो दिया ही हुआ था, समझ गए। अब इसको आप छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से, और इसके बाद 10 और 11 नंबर करिए। आज समय बचा हुआ है 10 और 11 अच्छे से करेंगे हम लोग, जल्दी से आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर 10 और 11 करेंगे। चलिए अब अगले 5-7 मिनट का मुझे समय दीजिए, और अगले 5-7 मिनट पे कोई आवाज नहीं, कॉपी भी नहीं पलटना है, पेन भी नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम अगले 7 मिनट तक हम जितना बात बोले, जितना पॉइंट्स बोले, सारा पॉइंट आपके मन में जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, और अब जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब जिस लेवल के स्तर पे हम लोग पहुंच गए पढ़ाई पे, यहां पर आपका आईआईटी का बहुत अच्छा प्रिपरेशन अब शुरू होने वाला है। अब आपके पास कुछ चैप्टर्स का हथियार है, करीब 10-12 चैप्टर के आसपास हम लोग पढ़े हैं। अब इन 10-12 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर का, 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के सवाल बनेगा। पहले जो सवाल बनते थे वो उसी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट से निहित होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और आईआईटी का सही तैयारी यही शुरू होता है। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको इन सब क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। किसमें पूछेगा? जेईई मेंस में भी नहीं पूछेगा, किसमें पूछेगा? आईआईटी में। एक जो मैंने जेईई एडवांस के क्वेश्चन दिए भी आपको 2018 के, उसमें आप देखिए इलास्टिसिटी के साथ किसका कॉन्सेप्ट मिला के दिया? वर्नियर कैलिपर का। क्योंकि अगर वो एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पूछेगा तो ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बहुत टफ ना बना पाए, क्योंकि एक ही चैप्टर में तो सीमित इंफॉर्मेशन रहता है, तो उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और फिर वो बच्चे का मेंटल कैपेबिलिटी को टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो हम लोग करेंगे। 10 नंबर ऐसा ही एक सवाल है, 11 नंबर सवाल हम लोग सीट में भी डाले हैं, तो 11 नंबर सवाल हम लोग जब सीट का डिस्कशन करेंगे, एक लेक्चर उस पे बना है, एक लेक्चर और बनेगा, तो उस वाले वीडियो में 40 और 41 जो सवाल है वो यही सवाल है, खाली उसमें 11 नंबर में डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब वैल्यूज दिया हुआ है, और 40 और 41 में मैं मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर निकाल के दूंगा। तो जब 40-41 वाला आप लेक्चर देख लेंगे, अगला मतलब जब रिकॉर्ड होगा तो उसमें आप फिर 11 ये बना लीजिएगा, फिर आपसे 11 बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको सीखना है, वो हम लोग वहां सीखेंगे। अभी 11 को छोड़ करके हम लोग किसमें फोकस कर रहे हैं? 10। और मैं सवाल जो बोल रहा हूं, सवाल का एक एक पॉइंट बढ़िया से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? एक एक पॉइंट, एक एक शब्द सवाल का बढ़िया से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, a sphere of mass 20 kg is suspended by a metal wire of unstretched length 4 meter and diameter 1 mm। एक स्फेयर है, उसका मास कितना है? 20 kg है, उसको सस्पेंड किए हैं, मतलब सीलिंग से टांगे हैं, किससे? एक मेटल के वायर से, जिस मेटल के वायर का अनस्ट्रेच्ड लेंथ, अनस्ट्रेच्ड लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ कितना है? 4 मीटर, और उसका डायमीटर कितना है? 1 mm। अब पहले इतनी ही बात का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीलिंग है और इससे वो वायर को आप टांग दिए हैं, जैसे ही आप टांगेंगे उसमें वेट लगाएंगे तो क्या वो अपने नेचुरल लेंथ पर रहेगा? वो क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जान करके ऐसे लैंग्वेज लिखेगा ना, तो क्या बोलेगा? अनस्ट्रेच्ड लेंथ, सस्पेंडेड, तो आप सोचेंगे कि सस्पेंड किया फिर भी नेचुरल लेंथ पे कैसे रह सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? देखिए ये स्प्रिंग देखिए इलोंगेट हो जाएगा। मैं वायर की जगह क्या बना रहा हूं? स्प्रिंग, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये एक स्फेयर होगा जिसका मास कितना है? 20 kg। इस इंस्टेंट पे अगर इसका एफबीडी बनाए, अच्छा आप स्प्रिंग बना रही है तो कोई दिक्कत लग रहा है क्या आप लोग को? नहीं ना, वायर बना सकते आप मन करे तो। इसका वेट 200 न्यूटन नीचे लगेगा और टेंशन T ऊपर लगेगा, इसको हम T1 कहते हैं। टेंशन अगर वायर बनाए तो टेंशन लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स बना रहे तो आप F लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, फोर्स है, तो T1। और अभी ये इस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये जो लेंथ होगा वो नेचुरल लेंथ के बराबर नहीं होगा, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस T1 को आप kx के बराबर लिख दीजिए, इसके बराबर
के एक्स के बराबर के x1 भी आप चाह सकते हो तो लिख सकते हैं, या चलो x ही लिखना है ज्यादा अच्छा रहेगा। टेंशन तो किसके बराबर लिख सकते हैं, के एक्स के बराबर, इसको इसके बराबर कर दीजिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और k का वैल्यू हम लोग को पता है a गामा बाय l नॉट, तो सब दिया हुआ हम लोग को, a दिया हुआ है, ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डायमीटर दिया हुआ है 1 mm, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यहां से एरिया निकल जाएगा। गामा दिया हुआ स्टील का वायर है तो भाई 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एल नॉट दिया हुआ है कितना 4 मीटर। कितनी बातें क्लियर है? तो यहां से हम लोग x चाहे तो निकाल सकते हैं, अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, अभी बस इतना लिख देते हैं कि kx का वैल्यू कितना होगा 2000, पहला इक्वेशन। अब क्या कह रहा है कि अभी ये स्फीयर यहां पे है और यहां से जो सीलिंग है ना, मान लीजिए ये क्या है, सॉरी सीलिंग नहीं फ्लोर, ये क्या है फ्लोर, ये जो फ्लोर है इससे इस स्फीयर का डिस्टेंस कितना है 2 mm है, डेल्टा एल लिख देते हैं, कितना है वो 2 mm है, मतलब अभी इसको टच नहीं कर रहा। हमने क्या किया, इस पार्टिकल को हम यहां से उठाए और यहां लेके चले गए और यहां जाके रिलीज कर दिए, यहां जाके क्या कर दिए, इसको रिलीज कर दिए। अब यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का आपको सिंपल पेंडुलम का बात याद रखना चाहिए कि अगर किसी पार्टिकल को यहां जाके जिसका हाइट, सीधा लाइन है ना, जिसका हाइट मान लीजिए यहां से कितना है h है, h हाइट से रिलीज करेंगे, तो जब ये यहां पे था तो इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है कितना mgh, ये चलेगा और चल के जब यहां आएगा तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा। जब ये यहां से नीचे आएगा ना तो इसका टेंशन बढ़ जाएगा, इस वायर में जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से जब ये आएगा ऐसे तो यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा नीचे, क्योंकि जब नीचे आएगा तो टेंशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। आप में से कोई पूछ सकता है सर टेंशन क्यों बढ़ेगा, ऐसा इसलिए कि जब ये मूव कर रहा है ना तो ये जो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। अब इसका बारे में जरा समझिए, एक पार्टिकल है, किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड v है और ये कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पूरे चैप्टर का एक ही थीम है कि आपको क्या लिखना आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इस पर टेंशन T ऊपर लगेगा, इसका वेट mg नीचे लगेगा। अगर ये रुका हुआ होता तब T का वैल्यू कितना होता mg, जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। इस टेंशन को हम T2 नाम दे देते हैं। कब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो हम लोग क्या कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। आज मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। आपको अगर पहले से आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी बात वापस समझा रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। हम लोग जितना फोर्स अभी तक पढ़े हैं ना उन्हीं में से कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जैसे यहां पर टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखेंगे T2 माइनस mg। क्या लिखेंगे, T2 माइनस mg। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन आपको लिखने समझ में आया, कैसे लिखना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखिए, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, दिस माइनस दिस करके, और वो किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाय r। बस इतना सिंपल सा बात। r क्या है, इस सर्कल का रेडियस, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि टेंशन अब कितना है, तो आप क्या कहोगे, mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। तो बताइए पहले से टेंशन बढ़ गया या फिर घट गया? बढ़ गया। और कितना बढ़ा? mv स्क्वायर बाय आर, इतना बढ़ा। और क्योंकि टेंशन इतना बढ़ गया, इसलिए इतने टेंशन की वजह से इस वायर का लेंथ भी बढ़ गया होगा, इस वायर का लेंथ भी बढ़ गया होगा। और क्वेश्चन अब कह रहा है कि अब जब ये जा रहा है तो जस्ट ग्रेज करते हुए जा रहा है, जस्ट टच करते हुए जा रहा है, कोलाइड नहीं कर रहा है वॉल से, जस्ट टच करते हुए जा रहा है। मतलब इस वायर का लेंथ कितना बढ़ गया? 2 mm। मतलब बेसिकली हम लोग को चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, और ये चेंज किस फोर्स की वजह से हुआ है? mv स्क्वायर बाय आर की वजह से। तो ये चेंज किसकी वजह से लिखेंगे? ड्यू टू F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। तो जरा इतने बात के लिए हुक्स लॉ लगाइए। कौन सा लॉ लगाइए? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस जो कि क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना? mv स्क्वायर बाय आर इंटू एरिया ए, बोलिए, इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा एल बाय एल नॉट। अब देखिए इसमें क्या क्या डेटा आपको पता है। क्या गामा का वैल्यू पता है? क्या डेल्टा एल पता है? क्या एल नॉट पता है? क्या रेडियस ऑफ सर्कल पता है? इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर पहले से तो था वो 4 मीटर लंबा, उसके बाद यहां कुछ x इलोंगेट हुआ होगा, और फिर ये 2 mm भी इलोंगेट हुआ होगा। मतलब टोटल रेडियस कितना लिखेंगे? 4 प्लस ये 2 mm कितना लिखोगे? 0.002, और प्लस ये भी जो पहले से थोड़ा सा था, जितना भी होगा सबको ऐड करेंगे। तो क्या मैं रफली 4 ही लिख सकता हूं? क्योंकि वो तो बहुत छोटा नेग्लिजिबल 4 के एस्पेक्ट में। तो रेडियस आप क्या ले लेंगे? 4 ही मीटर ले लेंगे, और चेंज इन लेंथ भी क्या ले लेंगे? 4 ही मीटर। मतलब सॉरी, चेंज इन लेंथ नहीं, एल नॉट क्या ले लेंगे? 4 ही मीटर। तो ये वाला कट जाएगा। एम भी दिया हुआ है, तो इस डेटा में सिर्फ क्या नहीं पता है? v। क्या नहीं पता है? v। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट हो जाएगा? v। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको v। याद रखिए m का वैल्यू कितना है? 20 केजी था ना। 20 इंटू वी स्क्वायर बाय, ये तो काट दें 4 मीटर से 10 ए कितना है? देखिए यहां लिखे हैं पाई बाय 4, तो 4 ऊपर, इंटू 10⁻⁻⁶, और डेल्टा एल कितना है? उधर बचा गामा इंटू डेल्टा एल। गामा कितना है? 2 इंटू 10⁻11, इंटू डेल्टा एल कितना है? 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ अब देखिए 2 2 जा 4, 4 से ये 4 कटा, ये जो 10⁻⁻⁶ है इसको इधर भेज दीजिए, तो मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ से 10⁻⁻9 बनेगा, और इससे मल्टीप्लाई होकर वो 10⁻11 - 9 100 होगा। 20 से वो 100 कट जाएगा 5 बार, है ना। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 पाई। v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 पाई। तो अगर हम लोग से पूछा जाता कि बताइए ये कितना वेलोसिटी से रब करते हुए जाएगा, तो कितना होता है? √5 पाई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है कि देखिए इसको यहां से उठा के यहां ले गए थे ना, ले गए थे कि नहीं? बोलो। तो ये कितने एंगल पे ले जाके छोड़े थे? ये थीटा कितना होगा? ये थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? देखिए इस लेंथ को मिलाइए ऐसे, ये h है, ये पूरा नेचुरल लेंथ के बराबर समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो लेंथ इंक्रीमेंट हुआ उसको हम लोग नेग्लिजिबल समझे थे। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? L0 - h, बोलो। और ये वाला लेंथ तो रेडियस ही है ना, जिसको हम लोग कितना समझे हैं? L0, बोलो। तो इस ट्राइंगल से cos थीटा क्या लिखोगे? cos थीटा, बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज L0 - h बाय L0, मतलब 1 - h बाय L0। मतलब अगर थीटा निकालना है तो अगर हम लोग को h पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन h तो पता ही नहीं है। पता क्या है? v स्क्वायर का वैल्यू पता है। अभी v स्क्वायर कैसे निकलेगा?
लोग को पता है कि अगर h हाइट से कोई सिंपल पेंडुलम को रिलीज करते हैं तो जब ये यहां पहुंचता है इसका वेलोसिटी कितना होता है √2gh, मतलब v स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 2gh होता है, मतलब h का वैल्यू कितना होता है v स्क्वायर बाय 2g। h का वैल्यू कितना होता है इधर में लिख देते हैं अपन, तो cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस h का वैल्यू v स्क्वायर बाय 2g इनटू l नॉट। अब बताओ इस इक्वेशन में क्या क्या पता है, देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर तो पता है 5 पाई बाय 2 g का वैल्यू 10 इनटू l नॉट कितना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा, सॉल्व करते हैं ना, देखो इसमें मजेदार चीज है। तो काटने आपको पता है, देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, और ये देखिए 2 दूनी 4, 4 चौके और ऊपर पाई 3.14, तो 3.14 से 16 5 बार में अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1/5 1 माइनस 1/5 4/5 जान करके हम ऐसा लिखे ताकि cos थीटा जब 4/5 हो तो थीटा का वैल्यू तो पता है ना कितना 37, तो 37 ना भी आंसर हो तो इसके पास एक आध डिग्री का ऊपर नीचे भी हो सकता है आंसर में। कितना दिया आंसर पहुंच गया कि नहीं आंसर तक, मजा आया पक्का। तो इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी भी आ गया, वर्क पावर एनर्जी भी आ गया और सर्कुलर मोशन भी आ गया। अब क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है, इसको बढ़िया से समझिए। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। एक लेक्चर ही मोटा मोटी और रिलीज होगा इलास्टिसिटी का, जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 और सीट करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।